हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज फिर हम एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। क्लास 10th एंड क्लास 12th दो इम्पोर्टेंट क्लास हैं बोर्ड की, क्योंकि बोर्ड में टर्म फर्स्ट CBSE को नवंबर में लेना है। इसलिए LOC का काम, जिसको हम लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कहते हैं, स्टूडेंट्स से रिलेटेड जो लिस्ट होती है, उसका सर्कुलर आ चुका है CBSE का कि हमें उस डाटा को वेरीफाई कर कर अपलोड करना है, फाइनल करना है फॉर द एकेडमिक सेशन 2021-22। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये LOC का काम हम किस तरीके से टाइम बाउंड और एक्यूरेटली पूरा कर पाएँ। तो सर्कुलर 16 सितंबर को आया है। प्रिंसिपल और हेड जो स्कूल के हैं उनके नाम से ये एड्रेस है, और सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, जिसको LOC कहते हैं, फॉर क्लास 10th एंड 12th फॉर द सेशन 2021-22। इसको सबमिशन करना है हर स्कूल को जो भी CBSE से एफिलिएटेड है, वेदर वो इंडिया में है या इंडिया से बाहर है, हर को वो फॉलो करना है उस डायरेक्शन को। तो ये सर्कुलर हमें क्या कहता है कि 16 अगस्त 2021 को जो CBSE ने सर्कुलर इशू किया था, जहाँ पर CBSE ने इंस्ट्रक्ट किया था कि आप सभी को एक प्रिपरेशन करनी है कि LOC जो 2021-22 की है उसकी अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लीजिए। कलेक्शन ऑफ डाटा जो LOC का था, क्योंकि 10th और 12th की बात यहाँ पर की जा रही है, तो आपको पता ही है कि 9th एंड 11th में हम इनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, इन बच्चों का। तो आपके पास ऑलरेडी वो डाटा वहाँ पर फीडेड होगा, बस हमें उसको रीवेरीफाई करना है जो भी हमारा स्कूल रिकॉर्ड है उसके हिसाब से। तो ये जो LOC का मॉड्यूल है वो 17 सितंबर 2021 से अवेलेबल हो जाएगा, और हर स्कूल को सबमिशन ऑफ LOC करनी है। और किस लिंक पर जाकर करनी है? ई-परीक्षा लिंक पर, जिसको हमें ध्यान में रखना है। और ये CBSE की वेबसाइट पर आपको ई-परीक्षा लिंक मिल जाएगा। टाइम बाउंड प्रोसेस है सबमिशन ऑफ LOC, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टर्म फर्स्ट जो है नवंबर-दिसंबर 2021 में कंडक्ट करना ही है। ये CBSE पहले से ही हमें इन्फॉर्म कर चुकी है, तो इसलिए CBSE चाहती है कि टाइमली सबमिशन ऑफ डाटा जो कैंडिडेट का है वो कंप्लीट हो सके और वो करेक्ट भी हो। इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है। Following action are to be taken for registration of student in the list of candidate. So there are many information without understanding which school will not be able to finalize the LOC correctly. तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको हमें समझना जरूरी है, तो इसीलिए सर्कुलर को हमें डीपली अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है। ये एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है जिसको जो CBSE है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस देती है कि वो जो बच्चे आप स्पॉन्सर कर रहे हैं वो आपके रेगुलर स्टूडेंट हो, आपके बोनाफाइड स्टूडेंट हो, कोई भी अनस्पॉन्सर्ड स्टूडेंट ना रह जाए, कि कोई भी स्टूडेंट छूट जाए जो आपके यहाँ पर है। अनऑथोराइज्ड और अनएफिलिएटेड स्कूल्स जो हैं वो उसका डाटा फीड नहीं करना आपको। स्कूल में जो भी क्लासेस जिस भी मोड में चल रही हैं, बच्चा उनको अटेंड कर रहा हो और वो किसी और एजुकेशन बोर्ड से जो है रजिस्टर्ड ना हो, इन चीज़ को हर स्कूल को वेरीफाई करना है कि अपने ही स्कूल के बच्चों को आपको स्पॉन्सर करना है। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है। CBSE साथ ही ये भी कहती है कि जो स्टूडेंट टीचर रेशो होनी चाहिए, या क्लास की एक सेक्शन की जो रेशो होनी चाहिए वो 40 स्टूडेंट की है। अब 1.5 टीचर पर सेक्शन अलॉट किए जाते हैं। इस बेस पर CBSE कहती है कि आप 45 तक भी इस रेशो को एक सेक्शन की ले जा सकते हो, इससे ऊपर आपको परमिशन नहीं होगी। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जब हम सेक्शन वहाँ पर ओएसिस में फील्ड करेंगे तो 45 से ऊपर ना हो वो, उसके अकॉर्डिंगली ही हम अपने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को डिवाइड कर लें। CBSE एफिलिएटेड जितने भी स्कूल हैं उनको रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आपको पता है कि एफिलिएशन नंबर हमारा यूज़र ID होती है, लास्ट ईयर का पासवर्ड हमारा पासवर्ड होगा, जिसको फिर इस साल हमें चेंज करना होगा। और जैसे ही हम उसको चेंज करेंगे, पूरे इस साल 2020-21 में एफिलिएशन नंबर यूज़र ID के रूप में काम करेगा, और जो आपने नया पासवर्ड इस साल के लिए सेट किया होगा वो पूरे साल वही रहेगा। जो नए एफिलिएटेड स्कूल हैं वो रीजनल ऑफिस में जाकर पासवर्ड को अपडेट कर सकते हैं, उसको चेंज कर देना उनको होगा कंपलसरी। राइट ऑफ पावर विद डिसेबिलिटी एक्ट है, उससे रिलेटेड कुछ एग्जम्पशन कंसेशन होती हैं, तो उनको भी
हमें फॉलो करना ज़रूरी होता है, और ऐसे स्टूडेंट हैं तो उनको वो एग्जाम्शन और कंसेशन में हमें उस डाटा को फीड करना पड़ेगा। अब फीचर क्या है ऑनलाइन सबमिशन के इस साल की, तो जब भी आप एलओसी के काम को पूरा करेंगे तो उससे पहले जितने भी एग्जिस्टिंग स्कूल हैं उनको अपना डाटा अपडेट करना पड़ेगा, और जो न्यू स्कूल है उनको अपलोड करना पड़ेगा। 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले डाटा जो टीचर से रिलेटेड है वो ओएसिस पर अपलोड करना पड़ेगा, साथ ही साथ एचपीई पोर्टल पर भी आपको जो है डाटा फीड करना पड़ेगा रिगार्डिंग द हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड। जब आप ये 2 काम कर लेंगे उसके बाद ही आप क्या कर पाएंगे, एलओसी वाले काम को शुरू कर पाएंगे। सिर्फ उन्हीं टीजीटीज़ एंड पीजीटीज़ को जो टीच कर रहे हैं 9 से लेकर 12 तक, उन्हीं का डाटा हमें फीड करना है, और वो क्वालिटी एवेल्यूएशन को एलिजिबल हो सिर्फ उन्हीं का डाटा वहाँ पर फीड किया जाएगा। किस पर किया जाएगा, ये ओएसिस पर। टीचर का फुल नेम लिखना है, अगर आपने एब्रीविएशन यूज़ कर ली तो वो रॉन्ग डाटा कहलाएगा और वो काउंट नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि टीचर का नाम फुल होना चाहिए, एब्रीविएशन यूज़ नहीं करेंगे। न्यू स्कूल को पहले ओएसिस के पोर्टल पर जाकर डाटा भरना पड़ेगा, फिर वो तो सबको ही करना है, हमें भी करना है, पर इनको शुरू से करना है। हमें सिर्फ जो पुराने स्कूल है उनको अपडेट करना है, और सेम प्रोसेस के थ्रू फिर वो एलओसी के डाटा को एसेस कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन ओएसिस पे दी जाए वो वेरी केयरफुली ध्यान में रख कर दी जाए, ठीक है। स्कूल विल नॉट अलाउड टू चेंज, अगर आपने उसमें जो फीड कर दिया वो चेंज नहीं होगा। सेक्शन और स्ट्रेंथ जो अभी हम पीछे बात कर रहे थे 45 तक, तो आप उस चीज़ को बड़ी केयरफुली फीड कीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार वो ब्लॉक हो गया तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। और नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर आपके यहाँ ज़्यादा होंगे तो दिक्कत आ जाएगी, कम में तो शायद एक बार काम चल भी जाए। जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट आप स्पॉन्सर कर रहे हैं वो जितने टीचर आपके यहाँ अपॉइंटेड हैं उसकी कंपैरेटिवली या उसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शन में होने चाहिए, तो क्योंकि स्कूल को फिर रिलीव भी करना पड़ेगा जब एवेल्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है हर स्कूल को। स्कूल फाइनल जो डाटा करेगी, फाइनलाइज जो डाटा करेगी वो जब ही करेगी जब वो एचपीई पोर्टल पर उस जो मैं बता रहा हूँ आपको पूरा एक फॉर्म है उसको फिल कर दिया जाएगा। एचपीई पोर्टल का लिंक भी सीबीएसई की वेबसाइट पे है, वहाँ से आपको एक कंफर्मेशन नंबर मिलेगा। जब आप उस डाटा को एचपीई पोर्टल पर फीड कर देंगे वो रेफरेंस नंबर या कंफर्मेशन नंबर आपको अपने पास रखना है, क्योंकि जब हम एलओसी वाला काम करेंगे तो उसको वहाँ पर फीड करना पड़ता है। स्कूल जिन्होंने अपलोड नहीं किए हैं फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो स्टूडेंट के थे उनके 9th और 11th में, क्योंकि डाटा ऑलरेडी 9th और 11th में रजिस्ट्रेशन के समय अपलोड हो चुका है, तो वो जिनके भी फोटोग्राफ या सिग्नेचर अपलोड नहीं है तो वो उस काम को अब की बार फाइनल सबमिशन ऑफ एलओसी से पहले उसको पूरा करेंगे। एनेक्शन 1 में बताया गया है कि आप किस तरीके से फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। सीबीएसई का जो आईटी एप्लीकेशन पोर्टल है वो पेज नंबर सेक्शन नंबर 14 के अंदर दिया गया है, तो हम उसकी मदद से भी इसको कर सकते हैं जिससे मैन पावर का इफेक्टिव यूज किया जा सके। इट मे बी नोटेड दैट सबमिटिंग जब हम एलओसी की करेंगे 10th और 12th के लिए, तो स्कूल का जो डाटा है सेम स्टूडेंट का जो उन्होंने 9th और 11th में थे उनके स्कूल के रजिस्ट्रेशन जिनका कराया था वो सारे वहाँ पर अवेलेबल होंगे। हमें अगर कोई बच्चा क्या हुआ किसी भी कारण से, या तो स्कूल छोड़कर चला गया या उसने ट्रांसफ़र ले लिया या वो फेल हो गया था, वो क्लियर नहीं कर पाया था 9th या 11th, तो उसके डाटा को हमें डिलीट करना होगा। और अगर कोई एडमिशन डायरेक्ट एडमिशन के रूप में हमारे स्कूल में 10th और 12th में आया है तो उसको ऐड स्टूडेंट में जाके ऐड करना पड़ेगा। ऐड स्टूडेंट वाला काम जब ही हो सकता है जब आप अप्रूवल ले लेंगे किससे, कंसर्न रीजनल ऑफिस से, तो इसको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। स्कूल को ये कंप्लीट जो है रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है आपकी बार सिर्फ ऑनलाइन होगी। जो लास्ट ईयर तक ये होता था कि एक्सेल डाउनलोडेबल होती थी वो नहीं होगी, इस बार सारा जो काम होगा वो ऑनलाइन मॉड्यूल में ही होगा। आप जितनी भी करेक्शन करेंगे वो भी ऑनलाइन फॉर्म में ही करेंगे, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा कि वो प्रोसेस को आप जो 11 स्टेप हैं उनको कैसे फॉलो करें जिससे हम अपने सारे काम को प्रॉपर वे में कंप्लीट कर सकें। वो वीडियो आज ही मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएगी। स्टूडेंट जो क्लास 10th और 12th के हैं प्रीवियस एकेडमिक सेक्शन के थे और
वो री एडमिशन लेना चाहते हैं जिस भी कारण से, अगर वो क्लियर नहीं कर पाए थे, तो री एडमिशन केसेस को भी हमें डायरेक्ट एडमिशन केसेस की तरह ही फॉलो करना पड़ेगा और उसका भी ड्यू अप्रूवल कंसर्न रीजनल ऑफिस से लेना पड़ेगा। रूल 6.1A सबसेक्शन 3 बायलॉ ये बताता है कि एज लिमिट को ध्यान में रखना होगा। मिनिमम मैक्सिमम जो भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की है उसको फॉलो करते हुए ही हमें उन बच्चों को एडमिशन भी देना होता है और उनके डाटा को फीड भी करना होता है। स्कूल जो है, क्योंकि बहुत सारी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस उनका है, तो आपको किसी भी बच्चे से उसकी ITR या अदर इनकम प्रूफ नहीं मांगना, पेरेंट्स से इसको ध्यान में रखना है। जितने न्यू एफिलिएशन लॉ हैं वो ये कहते हैं, अब जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार हमें समझना, कि न्यू एफिलिएशन लॉ ये हमें बताते हैं कि हम ऐसा कोई भी एकेडमिक जो सब्जेक्ट है वो 11th और 12th में ऑफर कर सकते हैं स्टूडेंट को, जिसके अंदर लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको उसको पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, अब वो ज़रूरत नहीं है। एकेडमिक सब्जेक्ट जो भी जिनमें लेबोरेटरी की रिक्वायरमेंट नहीं है और जो आप ऑफर कर रहे हैं स्टूडेंट को, आपको उसको OSS पर भी फीड करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर हम दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में हैं तो हमें पता है कि हमें अगर कोई भी नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना होता है तो पहले हमें डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होती है। तो हमारे यहाँ ऑलरेडी वो प्रायर परमिशन के बेस पर काम किया जाता है, तो उसी के बेस पर हम सब्जेक्ट ऑफर कर सकते हैं स्टूडेंट को, उससे पहले हम नहीं कर सकते। पर बाकी जो है कोई भी ऐसा एकेडमिक सब्जेक्ट जहाँ पर लेबोरेटरी की रिक्वायरमेंट नहीं है वो हम स्टूडेंट को ऑफर कर सकते हैं। अब उसके लिए CBSE से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। ऐसे ही कोई भी फॉर्मल परमिशन नहीं लेनी होगी अगर कोई भी आप स्किल सब्जेक्ट दे रहे हैं बच्चे को। तो स्कीम ऑफ स्टडी जो है वो इस करिकुलम में 2022 है, उसमें दी गई है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये तो 9th और 11th वाले बच्चे हैं, इनके लिए हम ये काम कर चुके हैं। जब हम इस साल 9th और 11th में एडमिशन दें तो हम उस स्कीम ऑफ स्टडी को ध्यान में रखते हुए ही बच्चे को सब्जेक्ट का ऑफर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी दोनों के लिए। एक वैलिड कॉम्बिनेशन है और एक इनवैलिड कॉम्बिनेशन है। इनवैलिड को हमें ध्यान में नहीं रखना या नहीं देना, वैलिड कॉम्बिनेशन ही देना है स्कीम ऑफ सब्जेक्ट में से। इसके लिए भी सर्कुलर में एनेक्चर 2 एंड एनेक्चर 3 दिए हुए हैं। 2 10th के लिए है, 3 12th के लिए है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सर्कुलर का मिल जाएगा। सभी जो डिटेल्स हैं स्टूडेंट की वो सबमिट करी जाएगी जब वो पूरा डाटा आप एक साथ क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। फीस स्लैब पूरे उस एक ग्रुप के लिए निकलेगा। पार्सल सबमिशन अलाउ नहीं होगा क्योंकि फीस स्लैब पूरे स्कूल के लिए बनकर निकलेगा। तो डाटा जब ही सबमिट होगा जब सबका पूरा आप वेरीफाई कर लेंगे, करेक्ट है आपके जितना भी एडमिशन विड्रॉल रजिस्टर है उसके अकॉर्डिंग, जब ही आप कर पाएंगे। रिफंड ऑफ पेमेंट और फीस के लिए CBSE एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना रही है जिससे रिफंड देर ना हो रिफंड होने में। अर्लियर जब पिछले सालों में क्या होता था कि जो साइंड कॉपी है फाइनलाइज डाटा की LOC की उसको रीजनल ऑफिस में सबमिट करना होता था, पर 2021 से अब वो ये प्रैक्टिस बंद कर रहे हैं CBSE। अब आपको जो LOC का डाटा है उसको अपलोड सिस्टम पर ही करना है, फिर E-सिग्नेचर उस पर होंगे, आधार लिंक के जो भी प्रिंसिपल है उनके आधार से वो लिंक होगा और E-साइन के थ्रू अब डाटा क्या होगा, अपलोड होगा। तो ये ध्यान रखना है कि अब की बार कोई भी हार्ड कॉपी CBSE भेजने की जरूरत नहीं है, बस हमें E-सिग्नेचर थ्रू आधार जो है अपने सिस्टम पर जब फाइनलाइज डाटा हो जाए तो उसको करना है। इसीलिए आप ये पहले एक बार डबल श्योर कर लें कि आपका डाटा फुल्ली करेक्ट है। कोई भी अपडेशन उसके बाद अलाउड नहीं होगी जब आप फाइनल सबमिशन कर देंगे। तो उन्होंने लिख दिया है कि कोई भी विंडो करेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होगी, तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो कंसर्न्ड स्कूल की होगी। तो इसको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। जो प्राइवेट और सेकंड चांस कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए लिंक फॉर सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म जो है वो अलग से अवेलेबल कराएगी CBSE। तो जितने बच्चे ऐसे हैं जो हमसे पूछते हैं कि प्राइवेट या सेकंड चांस कंपार्टमेंट हमें देना है सर, कब भरा जाएगा, तो उनको आप बता सकते हैं कि जल्दी ही उनके लिए भी ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ LOC
2 वीक का टाइम हमें दिया है, अप्रोक्सीमेटली 30 सितंबर तक का टाइम है जिस तक हमें इस काम को पूरा करना है। तो क्योंकि एक टाइम बाउंड काम है, शेड्यूल टाइट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। फ़ी का कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फ़ी कलेक्शन हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो भी डाटा अपलोड होगा उसको आप सेव कर सकते हैं फाइनल उसमें, मतलब कि ऑनलाइन मॉड्यूल में ही। सबमिट डाटा जो है वो लास्ट डेट से पहले कर दें फीस जमा करने के साथ साथ। जब आप सबमिट कर देंगे डाटा उसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना है। जो भी लास्ट डेट हैं उस लास्ट डेट को 11 पॉइंट या कहीं 11:59 देर रात तक वो जो है खुला होगा, पर लास्ट समय तक का इंतज़ार ना करें। हम इस काम को कम से कम 1 से 2 दिन पहले कंप्लीट कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सर्वर एरर हो सकती है, कनेक्शन फेलियर हो सकता है, डिफरेंट काइंड ऑफ जो है प्रॉब्लम आ सकती हैं, तो उनसे बचना है। तो उसका एक यही तरीका है कि लास्ट टाइम के लिए वेट ना किया जाए। लास्ट डेट जो है वो आगे अभी हम पढ़ेंगे कि क्या क्या लास्ट डेट है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। जब सबमिशन ऑफ एलओसी हो जाए तो उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। किसी भी टाइप का करेक्शन फिर आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सिर्फ वो जो ट्रांसफ़र केसेस हैं उसमें चेंजेस हो सकते हैं, पर वो भी सीबीएसई के अप्रूवल से, और सीडब्ल्यूएसएन स्टूडेंट के केस में कुछ कंसेशन कंसिडर की जा सकती है। कोई भी अगर डिफ़िकल्टी है तो हम रीजनल ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। अपलोडिंग डाटा स्कूल जो है वो ये रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि स्कूल उसके लिए, और क्योंकि अब की बार कोई हार्ड कॉपी भी वहाँ नहीं जा रही है, तो स्कूल इन सब चीज़ों को देख ले कि बच्चे का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, या अगर गार्जियन है तो उनका नाम वो बिल्कुल सही हो, एज पर एडमिशन विड्रॉवल रजिस्टर हो जो स्कूल मेंटेन करता है, डेट ऑफ बर्थ करेक्ट हो, एडमिशन विड्रॉवल रजिस्टर के अकॉर्डिंग हो, उनकी जो टीसी होती है उसके अकॉर्डिंग हो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही हो, स्कीम ऑफ स्टडी के अकॉर्डिंग हो, और जो सब्जेक्ट कोड हम चूज़ करते हैं उस पर ज़रूर ध्यान लें, स्पेशली 10th और 12th के इन सब्जेक्ट में तो ख़ास तौर से। हिंदी ए, हिंदी बी कन्फ्यूज़न रहती है, उर्दू ए, उर्दू बी, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड एंड मैथमेटिक्स बेसिक, इन पर 10th में ध्यान देना है। 12th में जाएँ तो हिंदी को और हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश को और इंग्लिश इलेक्टिव, संस्कृत को और संस्कृत इलेक्टिव, उर्दू को और उर्दू इलेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने गलती कर दी तो आप पढ़ा कोई और रहे होंगे और सब्जेक्ट कोई और हो जाएगा, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। सबमिशन जो डाटा ओएसिस पे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी डेट 29 सितंबर है, उसको ध्यान में रखें। गाइडलाइंस को केयरफुली पढ़ें, करेक्ट डाटा अपलोड करें, स्टूडेंट से रिलेटेड हो या टीचर से रिलेटेड हो। सेक्शन को ध्यान में रखें कि 45 से ऊपर आप सेक्शन बना ही नहीं सकते, वैसे तो 40 बोला है पर 45 तक हम उसको ले सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान में रखें। कोई क्वेरी है तो आप इस लिंक के थ्रू भी अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। सर्कुलर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। फीस स्ट्रक्चर अगर 10th की बात करें तो ये फीस स्ट्रक्चर है। नॉर्मल फीस का मतलब अगर इस टाइम फ्रेम में हम उसको सबमिट करें तो वो नॉर्मल फीस कहलाएगा। लेट फीस का मतलब है जब हम इस टाइम फ्रेम में सबमिट करें तो 2000 पर स्टूडेंट एडिशनल फीस सबमिट करनी पड़ेगी। जैसे लेट फीस की तरफ हम ना ध्यान दें, हमें इन डेट का ध्यान रखना है। फाइनल सबमिशन जो ऑनलाइन सबमिशन हमें एलओसी का करना है वो 30 सितंबर तक हो जाए, और जो फीस जमा करनी है वो 1 अक्टूबर तक सबमिट हो जाए। फ़ी का स्ट्रक्चर क्या है? जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पहले जो 5 मेन सब्जेक्ट हैं उसके लिए 1500 है, और जो भी एडिशनल या ऑप्शनल सब्जेक्ट हमने लिया है उसके लिए 300 है। तो मोटा मोटा जो है 1800 फीस है 10th में जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट के लिए। एससी एसटी स्टूडेंट जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए जो ये 1500 है ये 1200 है 5 मेन सब्जेक्ट के, और एडिशनल के लिए वही 300 है। तो एक तरीके से इनकी 1500 की फ़ीस है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। डेट क्या है? 17 से स्टार्ट हो रहा है 30 सितंबर तक, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि 28-29 तक हम इसको फाइनल कर दें, और 1 तारीख से पहले हम फीस जमा कर दें, जिससे जो ये 2000 की पेनल्टी है पर स्टूडेंट इसको अवॉइड किया जा सके। बाकी ये है कि अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट स्टूडेंट को चाहिए तो उसके लिए उसको अलग से 350 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। मॉड्यूल में उसको क्लिक भी करना पड़ेगा और डाटा भी फीड करना पड़ेगा।
तो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए फीस एग्जेम्प्टेड है, कोई भी एग्जामिनेशन फीस उनसे नहीं लेनी। अगर फॉरेन स्कूल्स की बात की जाए तो मेन 5 सब्जेक्ट के लिए 10,000 है और जो एडिशनल सब्जेक्ट जो भी है उसके लिए 2,000 है। और अगर लेट फीस जाती है तो जैसे 2,000 हमारे लिए है ऐसे उनके लिए भी है। ये कुछ बता रखा है उन्हें कि फ़ीस के लिए ये चीज़ें एप्लीकेबल है, इनका हम ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। अगर स्टूडेंट डिटेल एंटर कर दी और फाइनलाइज कर दी 30 सितंबर तक और फीस 1 अक्टूबर तक कर दी तो कोई लेट फीस नहीं एप्लीकेबल होगी। बट अगर स्टूडेंट डिटेल एंटर कर दी 30 सितंबर तक और फाइनलाइजेशन ऑफ डाटा जो है वो डन किया 30 सितंबर के बाद तो आपके ऊपर लेट फीस एप्लीकेबल हो जाएगी। सभी बच्चों पर इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर फाइनल डाटा एक साथ सबका होगा तो आप ये समझ सकते हैं कि 2,000 पर स्टूडेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। इफ स्टूडेंट डिटेल एंटर कर दी और उसको फाइनलाइज कर दिया 30 सितंबर तक और फीस जो है 1 अक्टूबर के बाद भी डिपॉजिट करोगे तो भी लेट फीस चार्जेस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो आपको फ़ी 1 तारीख से पहले या 1 तारीख तक और डाटा 30 सितंबर से पहले फीड करना है, नहीं तो लेट फीस एप्लीकेबल हो जाएगी। अब अगर 12th की बात की जाए तो 12th में देखिए हमें पता है कि 5 मेन सब्जेक्ट हैं, उसकी फ़ीस 1500 है जनरल, EWS और OBC स्टूडेंट्स के लिए। SC ST स्टूडेंट अगर वो दिल्ली गवर्नमेंट के हैं सर्टिफिकेट जो दे तो उनके लिए 1200 की फ़ीस है। एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 300 है जो दोनों को देने पड़ेंगे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर होते हैं, तो जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपके हैं हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए 150 रुपीज़ लिए जाएंगे। तो ज़्यादातर केसेस के अंदर 3 to 4 जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं। तो उस बेस पे देखा जाए तो जनरल, EWS और OBC के स्टूडेंट की फ़ीस हो गई 15 + 300 1800। अगर 3 मेन सब्जेक्ट हैं तो 450 यहाँ से हो जाएंगे तो 2250 रुपये की फ़ीस हो जाएगी। अगर 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल का मतलब जिनके एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे उनकी बात की जा रही है, तो 600 हो जाएगा। तो 18 + 6 कितने होते हैं 2400। तो जहाँ पर 4 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं वहाँ पर 2400 की फ़ीस बैठती है जनरल, OBC और EWS के लिए। और जहाँ पर 3 प्रैक्टिकल है वहाँ 2250 फीस बैठती है। SC ST स्टूडेंट को सिर्फ यहाँ पर कंसेशन है 300 का, तो उनकी 300 फीस कम हो जाएगी। 4 प्रैक्टिकल के साथ 2100 होगी और अगर 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं तो 1950। ठीक है, पर SC ST स्टूडेंट की जो कंसेशन है वो सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स के लिए है। लेट फीस वही 2000 पर स्टूडेंट है और क्योंकि सारे बच्चों की देनी पड़ेगी इस चीज़ को ध्यान में रखना। अगर आज 99% स्टूडेंट ने भी फीस सबमिट कर दी और 1% की भी नहीं कर पाया है स्कूल सबमिट पूरी 100% की, तो हर एक बच्चे के लिए 200 का लेट फीस चार्ज हो जाएगा। डेट सेम है 17 to 30, 17 to 1। लेट फीस के साथ सबमिट 1 to 9 एंड 1 to 10। तो ये तो हमारे लिए एप्लीकेबल होना ही नहीं चाहिए, हमें यहीं तक अपने काम को पूरा करना है। सेम पॉइंट है उनके लिए भी, तो कुछ खास नहीं है ऐसा जो पिछले में नहीं बताया गया। फीस की पेमेंट स्कूल कैसे करेगा, तो सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही फीस आप सबमिट कर सकते हो। इंडिया में हो तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT, RTGS यूज़ कर सकते हो। फॉरेन स्कूल्स में हैं अगर तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और स्विफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है। स्विफ्ट जो है अपडेशन में 2-3 दिन का समय लेते हैं, तो स्कूल जो सिचुएटेड आउटसाइड हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको क्या करना है, पेमेंट फीस की करने से पहले प्रिंट आउट LOC का निकाल लें चेक लिस्ट के थ्रू। वंस फीस अगर सबमिट हो गई तो फाइनल LOC प्रिंट हो जाएगी जिसके अंदर फिर कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा, ना ऑनलाइन मोड में ना ऑफलाइन मोड में। कोई भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड या अपडेशन ऑफ फीस नहीं हो पा रहा ड्यू टू सर्वर, तो हमें बैंक से कांटेक्ट करना है। जब हम बैंक से कांटेक्ट करें तो हमारे पास ये चीज़ें रेडी हों। पेमेंट कब की, फीस रेफरेंस नंबर क्या है, कितना अमाउंट डिपॉजिट करा था, डेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, ब्रांच जहां पर ये अमाउंट जमा हुआ था, बैंक का रेफरेंस नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अब ये बात आती है जो एनेक्चर 1 में स्कैनिंग ऑन एंड अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ बताया गया था। हमारे ज़्यादातर बच्चों के पिछले साल हो गए होंगे, अगर किसी का रह गया है तो हमें देखना है कि कलर फोटो हो, हाई क्वालिटी की फ़ोटो हो, 6 महीने से पुरानी फ़ोटो ना हो, सिर के जो बाल हैं उससे थोड़ा सा ऊपर से लेके मिडिल ऑफ चेस्ट तक का फोटो होना चाहिए। 80% इमेज जो है वो जिसमें क्या हो, वो कैमरे को फेस कर रही हो, सेंटर हो, कंपोज जो है 80% ऑफ इमेज का।
नेचुरल एक्सप्रेशन होनी चाहिए फेस पर चाइल्ड के, स्माइलिंग अलाउड है, क्लियर फोकस होना चाहिए, डिस्टिंग्विश हो, उसको पहचाना जा सके, सीधी सी बात से है, आंखें खुली हो, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है, फेस क्लियरली विजिबल हो, इस चीज़ को देखना है। अपलोड कैसे होगा, तो फोटो कैसी होनी चाहिए, ठीक है। अब अपलोड कैसे करोगे, तो अपलोड होगा सिर्फ जेपीजी फाइल में फ़ोटो, 40 KB से ऊपर की फ़ोटो ना हो, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ फ़ोटो को सेव करना है किसी भी एक फ़ोटोग्राफ का फोल्डर बनाकर। CBSE की वेबसाइट पर जाना है, अपलोड के ऑप्शन पे जाना है, वहाँ पर फोटोग्राफ पर अपलोड करने के लिए जनरेट लिस्ट पर जाकर करेंगे, फिर वहाँ पर ब्राउज लिखा होगा, उस ब्राउज पर जब आप क्लिक करेंगे तो जिस फोल्डर में आपने उन फोटोग्राफ को सेव कर रखा है विद रजिस्ट्रेशन नंबर, वहाँ से हर बच्चे की फ़ोटो को सिलेक्ट करना है और उसको अपलोड बटन पर क्लिक कर कर अपलोड कर देना है। और जब तक जितने बच्चों की रह गई है फ़ोटो, जब तक आप ये प्रोसेस सबके लिए नहीं पूरी कर लेंगे, आपको इसको फॉलो करना है। मल्टीपल स्कैनिंग अगर मेथड को यूज़ करना है तो वहाँ पर यह है कि आप 4 से 5 फ़ोटो एक किसी प्लेन पेपर पर रख कर पेस्ट कर सकते हैं और उसको फिर स्कैन कर सकते हैं। फिर आपको इमेज एडिटर या फोटोशॉप पेंट में जाना है और वहाँ पर इस पिक्सल के साथ 1500 × 1200 उसको लाना है उन सभी फ़ोटोग्राफ को इसमें, और फिर एक कैंडिडेट की फ़ोटो को स्कैन इमेज के थ्रू अलग से सेलेक्ट करोगे, Ctrl+C करोगे और किसी नए फोल्डर में जाकर उसको पेस्ट करोगे आप, और फिर सेम प्रोसेस जो आपने पहले अप्लाई की थी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के नाम से उसको सेव करो और फिर इसको पूरी उसी तरीके से अपलोड करो फोटोग्राफ की जो पिछले हमने सीखा था। तो ये आप देख सकते हैं, हम जनरेट कर सकते हैं चेकलिस्ट विद फोटोग्राफ के साथ, ठीक है, कि करेक्टली फ़ोटोग्राफ आए हैं क्या। हम ये देख सकते हैं कि हमने सबकी फ़ोटोग्राफ अपलोड कर दी हैं क्या, डाटा को फाइनलाइज करने से पहले। फाइनलाइज होने के बाद कोई चेंज नहीं होगा, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। इसी के साथ LOC से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड एक वीडियो ये हमारी पूरी हो गई है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हम इस पूरी प्रोसेस को एक स्कूल किस तरीके से फॉलो करें जिससे ये टाइमली कंप्लीशन इसका हो सके। तो पूरी प्रोसेस से रिलेटेड एक वीडियो और आपके सामने आएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।